ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो उसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेट लॉ। इसमें रेट लॉ जो है उस रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट की, उन कंसंट्रेशन की जो पावर है उस पावर का सम ही क्या होगा? टोटल ऑफ पावर क्या होगा भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसमें रेट लॉ में जो आ रहा है, रेट लॉ में जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो आ रहा है वही क्या भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या मॉलिक्यूलरिटी, वही उसकी क्या मॉलिक्यूलरिटी, यानी 2A + B चेंज इन C। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3 होगी, 2 + 1 3। ठीक है। अभी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। कैसी हो सकती है? फ्रैक्शनल हो सकती है, यानी 0 भी हो सकती है, 1 2 3 -1 हाफ 3/2 कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की है वो क्या होगी? ओनली होल नंबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि हाफ पार्टिकल कभी भी ऐसे है नहीं कि ऑक्सीजन जो है ना वो आधा जाके अभिक्रिया करके आ गया, आधा ऑक्सीजन ही रिएक्शन कर रहा है। ऐसा सुना है कि कभी? नहीं होता है। सुना है तो गलत सुना है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? होल नंबर होगा। 1 2 3। मैक्सिमम प्रैक्टिकली कितनी होती है? मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है। इसके बाद 3 डायमेंशन में एक साथ 3 से ज्यादा पार्टिकल का कोलिजन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थ्योरेटिकली तो आपके पास कोई भी इक्वेशन या रिएक्शन ऐसे आ सकती है जिसमें मोर देन 3 मॉलिक्यूलरिटी हो, लेकिन प्रैक्टिकली मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसी होती है? प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। ये कैसी वैल्यू है? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये कल आपने एक इक्वेशन लेके और उसमें अलग अलग जो रिएक्टेंट थे उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन से चेक करके देखा था कि आपने उसमें 2 बार अलग अलग दोनों के लिए क्या था? एक बार इसके लिए सेम, एक बार इसके लिए कंसंट्रेशन चेंज सेम था, दूसरे के लिए चेंज कर करके देख रहे थे। और इसकी वैल्यू कैसी होती है? थ्योरेटिकल होती है। इसकी वैल्यू कैसी होती है भाई? थ्योरेटिकल होती है। इसकी सैद्धांतिक मान होता है, इसका प्रायोगिक मान होता है प्रैक्टिकल, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ये कुछ पॉइंट थे किसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए। हाँ भाई, ये जो मैकेनिज्म कौन सी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन भी 2 टाइप्स के हैं। यहाँ पे रिएक्शन अपन 2 टाइप्स के पढ़ रहे हैं। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं? सिंपल रिएक्शन। और जो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो उसके लिए जो उसका RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो स्लो स्टेप होगा। कौन सा स्टेप? जो स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप भी क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? RDS कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। किसको? मैकेनिज्म का स्लो स्टेप, मैकेनिज्म का स्लो स्टेप। ठीक है, RDS होगा। और उसके अकॉर्डिंग अपन रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। ऐसा आपने SN1 SN2 में पढ़ा होगा। SN1 और SN2। SN2 जो है वो तो कितने स्टेप में होती है? एक ही स्टेप में होती है। तो यहाँ पे तो अलग स्टेप है ही। ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट जो स्टेप है वो स्लो होता है। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है? स्लो होता है। जो कैसा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है। और सेकंड जो स्टेप है वो कैसा होगा? फास्ट। और जो फास्ट होता है वो रिएक्शन को कंप्लीट करता है, बाकी उस पर डिपेंड नहीं करता। कैसे भी ये कैसे हो गया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मान लो 12th वाले बच्चों की अच्छी तैयारी है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कौन? मैं हूँ। तो मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ा रहा हूँ? धीरे धीरे सिलेबस कवर नहीं करवा रहा हूँ। बाकी टीचर देख रहा हूँ सर जल्दी पढ़ाओ,
बच्चों के मार्क्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, लेकिन मैं बड़े आराम से तरीके से धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। तो बोलो भी अपने आप का जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरे पढ़ाने। क्यों? क्योंकि मैं टीम का स्लो पार्ट हो गया, टीम का स्लो जो मेंबर है वो कौन हो गया? मैं हो गया। तो स्लो स्पीड चल रही है, इसलिए मेरे पे डिपेंड कर रहा है कि टीम का रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिएक्शन के लिए जो एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसमें मान लो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट में, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाता है तब तो प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, तब तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन के साथ इंस्टेंटली अटैच हो जाएगा। लेकिन कार्बोकेटाइन का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन कैसे करवा दोगे? फास्ट बहुत करवा लेते हो आप, तो सेकेंड स्टेप खूब फास्ट होता है, लेकिन वो होगा कब? जब ये बनेगा, और ये बनना कैसा है? स्लो स्टेप है। इसीलिए डिसाइड कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अभी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली जो स्टेप है उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी अपन बताते हैं। बाकी उसके लिए जो टोटल मॉलिक्यूलरिटी अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बताएं उसका कोई सेंस सेंसलेस है वो पॉइंट। तो ये दोनों में डिफरेंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स रिएक्शन। हाँ भाई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ी है क्या आपने? नहीं पढ़ी? इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस, अच्छा ये देखो, ये सामने एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, आर चेंज इन पी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू की आर की पावर, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो जो पावर होगी वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। वही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हाँ भाई, किसी की पावर जीरो मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी, उसकी वैल्यू यूनिट ही हो जाएगी, एक हो जाएगी उसकी वैल्यू। बोलो भी यहाँ से क्या आ गया? डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, आर की जगह एक आ गए। अब इसका क्या कर लेते हैं अपन? इंटीग्रेशन डी आर अपॉन, सॉरी पहले अपन डी टी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसके बाद होगा भी इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया? डी आर और इधर कौन है भी? माइनस के डी टी। बोलो भाई, डी आर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? आर इज इक्वल टू माइनस के और डी टी का टी प्लस सी आई जो भी आ रहा है कांस्टेंट। सी कौन है? कांस्टेंट। अच्छा, ये यहाँ पे नया फैक्टर आ गया तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पर r की वैल्यू क्या होगी भी? r नॉट। क्या होगी? r नॉट। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r नॉट। और टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट बोलती है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट किसकी कर रहे हैं? t की और r की। r की जगह क्या लिखना है? r नॉट इज इक्वल माइनस के t की जगह 0 प्लस c। हाँ यहाँ से c क्या आ गया? c इज इक्वल टू r नॉट
इक्वेशन 2 से c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो बोलो क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, अरे बोलो भी। इसी इक्वेशन को आप क्या कर दो, ग्राफ इक्वेशन से कंपेयर कर दो, जो स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ इक्वेशन है उससे कंपेयर कर दो। बोलो भाई क्या होती है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए सी। हाँ भाई y पे कौन आ रहा है, अरे y पे कौन आ रहा है r, और स्लोप क्या आ रहा है, और t पे, t कहाँ पे आ रहा है, x पे, और इंटरसेप्ट क्या है अभी, अंतःखंड क्या आ रहा है, ये ग्राफ हो गया इस तरह से। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ग्राफ लड़खड़ा रहा है। आर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और ये वैल्यू किसकी है भी यहाँ पे, ये आर नॉट है, ये इधर कौन है, टी है, इसका स्लोप क्या है भी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, स्लोप क्या आ रहा है माइनस के, और x एक्सिस पे कौन है t, y एक्सिस पे कौन है r, इज इक्वल टू tan थीटा। ये थोड़ा अलग है, इसमें तो सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये पहले गए हैं, ये पेन पे लग गए तो होगा तो ये, चलो मैं चेक बहुत आराम से। हमें इंट्रो की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही है आपको सीधा। तो t की जगह की वैल्यू किसकी रखनी है, t हाफ, और ये r की जगह क्या जाएगा r नॉट बाई टू। t हाफ क्या होता है, t हाफ होता है क्या, हाफ लाइफ या t हाफ क्या होता है, रिएक्टेंट जो इनिशियली आपने लिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो इनिशियली आपने ली उसके हाफ, टोटल हाफ उसका क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में। तो उस कंडीशन को, उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ। आधा टाइम जा चुका है, उसकी लाइफ आधी जा चुकी है। ठीक है, मान लो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में आपने कितना लिया है, 20 मोल पर लीटर लिया है, कंसंट्रेशन कितनी है 20 है, तो जैसे इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी 10, तो वो टाइम पीरियड कब तक का होगा, वो उसकी हाफ लाइफ का होगा। चलो भाई वैल्यू है जैसे है वैसे के वैसे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू r नॉट माइनस r नॉट बाई टू अपॉन k। हाँ भाई r नॉट माइनस r नॉट बाई टू क्या आ जाएगा, r नॉट बाई टू, तो ये क्या आ गया यहाँ से, t हाफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k। यहाँ पे आपके पास a अपॉन 2k आ रहा है क्या, ये भी सही है, a अपॉन 2k आ रहा है। a कौन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ही है रिएक्टेंट की, ठीक है, और r नॉट भी कौन है, इनिशियल। नॉट का मतलब क्या है, जीरो टाइम पे, ये जो पास में जीरो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कौन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा बात क्या है, बात ये है कि जो इसका t हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या, बिल्कुल सामने। तो आपने क्या किया, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो पहले कितनी थी, 20 थी, तब मान लो आपका हाफ लाइफ आ रहा था 10 मिनट। अब आपने उस 20 को कितना कर दिया, 40 कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो बोलो हाफ लाइफ क्या होगा, 20 मिनट हो जाएगा। पता चल रहा है ना आपको भी, बिल्कुल ये इस पे डिपेंड करता है, यही बोल के बताना था आपको। ये टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी वाली रिएक्शन है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके लिए भी ग्राफ बना सकते हो आप। किस किस में बनाओगे भी? टी हाफ वर्सेस आर नॉट। कैसा बनेगा भाई? y इज टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। सबको रफ करके दोबारा से लिख दें, यहाँ ग्राफ बना देते हैं। हाँ भाई, टी हाफ आर नॉट इंटू 1/2k। ये तो उल्टा हो गया। तो ग्राफ बनाना है तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, और उधर ये अपॉन में है तो उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ये mx y प्लस सी। y पे कौन आ रहा है? आर नॉट। x पे कौन आ रहा है? और स्लोप क्या आ रहा है? प्लस 2k। इस बार पॉजिटिव है। और c 0। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? आर नॉट और ये टी हाफ। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे टी हाफ भी, यही हुआ था क्या? ये डिक्रीज होगा तो ये भी सीधा रिलेशन। चलो भी अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे रुकने का कोई अब ज्यादा सेंस नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होगी सेम ही प्रोसीजर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक आना। थोड़ा आपको लोग जो है उसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इजीली उस तक पहुँच सकते हो। हाँ, ग्राफ इसके लिए भी स्लोप नेगेटिव आएगा। आर चेंज इन पी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अरे बात नहीं, माइनस के आर की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ भाई, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए पावर क्या आ जाएगा? 1, और 1 किसी का पावर है तो फिर वो 0 1 नहीं होगा वो, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यही आ रहा है कि डी टी को उधर ले गए और आर को इधर से कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हाँ भाई, अब ये जो रूल है वो आप देख लो। dx अपॉन x जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। ln x मतलब log बेस ex, log बेस ex ये होता है, ठीक है। क्या dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो क्या होता है? ln x, log बेस ex होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई? तो इसके लिए ln x की जगह अपने पास क्या ले रखा है? अपन r ले रखा है, तो ये r आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस के, तो क्या आ गया? कांस्टेंट। dt की जगह t आ गया, प्लस है c भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। हाँ भाई, फिर वही आपका प्रोसीजर रहेगा। क्या? t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r नॉट, देन क्या आ जाएगा भी? ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है? ये भी यहाँ से इसको इक्वेशन बोल दिया आपने 1। c इज इक्वल टू ln r नॉट। इक्वेशन 1 में c की वैल्यू 2 से पुट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। और इसी के लिए अपन ग्राफ बना देते हैं, वही वापस कंपेयर करना है किससे? ग्राफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो भी y पे कौन एल एन आर और x पे कौन, स्लोप क्या आ रहा है माइनस के, और इंटरसेप्ट कौन है, पता चल रहा ना तो आपको भी ये इस तरह से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह से अब ये जो वैल्यू है ये तो क्या आ रहा है एल एन आर, ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कौन है एल एन आर नॉट। ठीक है, इसका स्लोप, अरे जा नहीं यहीं बैठे रहो, जाना कहीं नहीं है, सीधा देख ले। हाँ भाई टेन थीटा ही क्या होता है, स्लोप होता है, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस के आई। अब क्या करो, इसी को इसी फॉर्म में आप किस में कन्वर्ट कर लो, लॉग बेस 10 में। वैसे इसमें से अपन आगे इधर उधर करके भी कर सकते हैं, या जहाँ है वहीं पे कन्वर्ट कर दो आप। अभी इसके लिए देखो इधर log बेस e जो है x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10x। log बेस e x है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log बेस 10x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अपने को जितने भी log वैल्यू पता होती है या फिर आपको मिलेगी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन में, वो किसकी मिलेगी, log बेस 10 की मिलेगी। आपको कैलकुलेशन जो फाइनल करनी है वो किसमें करनी है, log बेस 10 में ही करनी है। ठीक है, बता दिया जाएगा आपको, कम से कम 1 से लेके 10-11 तक log की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा, log बेस 10 r और इंटू 2.303 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log बेस 10 r नॉट। अरे बोलो यही है, जहाँ जहाँ ln था वहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करके बेस 10 कर दिया उसको। ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब ये क्या होता है, log बेस e, e मतलब एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, e चरघातांकी गुणांक है। हाँ भाई, अब क्या हुआ कि पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। तो इस बार क्या होगा भाई, यहाँ से ये हट जाएगा डिवाइड करते ही, और यहाँ पे कौन आ जाएगा 2.303, और यहाँ से ये हट जाएगा। ये होगी फाइनल इक्वेशन। इसके लिए फिर से ग्राफ बना सकते हो आप, y mx और ये c। ठीक है, तो बोलो भी फिर से, आपके पास c कौन आ गया, log बेस 10 r, इसमें सेम ही रहेगा, स्लोप क्या चेंज हो जाएगा इस बार, क्या माइनस के अपॉन 2.303 आ जाएगा, और ये इंटरसेप्ट क्या होगा, ln r की जगह log बेस 10 r आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम, दोबारा बनाने की मुझे जरूरत लगी नहीं। अभी ये कौन सी इक्वेशन है, इसको थर्ड बोलते हैं। अब क्या करो, इसको 1 और 2 के लिए लिख लो, इसको कैसे लिख लो, 1 और 2 टाइम t1 टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, ऐसे। टी आप बताएंगे पहले टी आप बताएंगे, पहले वो 1-2 वाली रिएक्शन बताएंगे आप। चलो ठीक है, इसमें टी आप, इसमें इजी रहेगा, ये जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है इसमें इंस्टेंटली आ जाएगी। टी इज इक्वल टू, तो क्या रखना है, टी हाफ, और आर की जगह r0/2 वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, क्या आ जाएगा, log बेस 10 r0/2 माइनस के टी हाफ 2.303 में से पहले इसका पक्षांतर में कर लेते ना, पर शिफ्टिंग पहले कर लेते तो ठीक रहता। log बेस 10
अरे यहाँ से जो लॉग वाली वैल्यू है ना उसको उधर पहले शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे अपने सीधी कैलकुलेशन हो जाती है। अभी इसको उठा के इधर करना पड़ेगा। ये क्या है आर और ये क्या है आर नॉट। ये यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू को तो कहाँ ले जाएंगे इक्वल के उस साइड में, और इसको इधर क्या आ जाएगी के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन लॉग लिख रहे हैं मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, लॉग बेस 10 ही है। और ln लिख रहे हैं मींस लॉग बेस e r नॉट माइनस लॉग r नॉट अपॉन 2। अब यहाँ से क्या आ गया, ये kt हाफ। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला अपन ऐड कर देते हैं। क्या फॉर्मूला, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a अपॉन b। अब यहाँ से क्या आ गया, log r नॉट अपॉन तो इससे ये कैंसिल हो गया, अपॉन वाला ऊपर आ गया। क्या आ गया, kt हाफ अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log 2। पूरे घर की पंचायत यही करोगे क्या, तो kt हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.693 और t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन ये। अच्छा, लास्ट टाइम आपसे बार बार रिपीट करके क्या पूछा गया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ देखो ऐसा कोई आपको एस्पेक्ट दिख रहा है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन जैसा कोई फैक्टर दिख रहा है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन टी हाफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसका टी हाफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू देके आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ना तो रिएक्शन बताइए कि कौन सी रिएक्शन क्या हो रही है, ना ये बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी डायरेक्ट आपको बता सकते हैं क्योंकि के की जो वैल्यू होगी उसके आगे उसकी यूनिट होती है क्या, सेकेंड इनवर्स, जो ये बताएगी कि इस तरह से। यहाँ पे ग्राफ किस तरह का होगा, ऐसे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, अब आपकी जो कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन से अपन 1 और 2 वाला लिख दें क्या, ये तो आप आ गए आपके टी हाफ। अब क्या पढ़ा है, अच्छा टाइम हो गया ऐसे, चलो ठीक है। इसको ही आप 1 और 2 के लिए T1 के लिए एक बार लिख देना, फिर T2 के लिए लिख देना। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे A इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे B आ रही है, B माइनस A कर देना। B माइनस A करोगे तो दोनों आ जाएंगे, T1 और T2 में बार बार नंबर आ जाएंगे।